नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सलाह मशवरा में। हर बार हम आपको रूबरू कराते हैं देश की प्रदेश की जानी मानी हस्तियों से। इसी कड़ी में आज के हमारे विशेष मेहमान हैं शिक्षा जगत में शिक्षाविद डॉक्टर आर.एस. बावा। डॉक्टर बावा न सिर्फ भारत में बल्कि 178 यूनिवर्सिटीज़ में, अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज़ में अपना योगदान दे चुके हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे, इनके बहुत सारी बातें करेंगे शिक्षा जगत की, शिक्षा की पॉलिसी की और इनकी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसके वो प्रो वाइस चांसलर हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सलाह मशवरा में। नमस्कार जी। आपकी एक अहम भूमिका जिसके आप चेयरमैन रहे हैं NAAC, जी सर उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं सर। देखिए, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन जो काउंसिल है बेंगलोर में स्थित है और ये भारतीय सरकार द्वारा निर्धारित की गई है और ये यूजीसी की ऑटोनमस बॉडी है एक। इसका काम गुणवत्ता देखना है और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के वो उनकी शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो क्या है, क्वालिटी क्या है और उसके आधार पे लोगों को वो ग्रेडिंग करते हैं। तो मैं इस संस्था से 1999 से जुड़ा हुआ हूँ। आई एम वन ऑफ द परहैप्स द ओल्डेस्ट पर्सन। मैं पढ़ रहा था सर, कहीं ना कहीं आपने 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ का मूल्यांकन किया। विश्वविद्यालय और कॉलेजेस में गया हूँ और वो जो एक पीयर टीम बोलते हैं जो जाके उनको असेस करती है, उसके चेयरपर्सन के तौर पे गया हूँ। तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। अ, और ये जो संस्था है, मैं समझता हूँ कि जब से ये कार्यरत हुई है, इसने बहुत क्रांतिकारी जो है प्रभाव डाला है उच्च शिक्षा की जो क्वालिटी उसको इम्प्रूव करने में। यूनिवर्सिटी की बात की जाए सर, कि एक यूनिवर्सिटी अच्छा होना, पढ़ना होना, और जो एक बतौर स्टूडेंट्स, जैसे हम भी स्टूडेंट्स रहे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, तो हमारा पहला जो प्रश्न रहता है यूनिवर्सिटी के, जो हम रिव्यू देखते हैं कि उसमें प्लेसमेंट क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई तो मेरे ख्याल से कम ज़्यादा होती है, नहीं होती तो लोग ट्यूशन भी ले लेते हैं। उसके बारे में बताएं सर, प्लेसमेंट। देखिए, ऐसा है कि प्लेसमेंट जो है वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एजुकेशन का। प्लेसमेंट डजंट मीन कि आप कॉर्पोरेट में नौकरी करेंगे। प्लेसमेंट का मतलब ये है कि मैं मान लीजिए एक साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, तो मुझे साइंटिस्ट बनाने में यूनिवर्सिटी मदद करे। मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड हूँ, तो उसमें मेरी मदद करे। तो कोई भी विश्वविद्यालय जो है वो तब तक सफल नहीं माना जा सकता जब तक वो अपने विद्यार्थियों की सभी आकांक्षाओं को, एस्पिरेशंस को मीट करे। तो इसमें मैं चारे चीज़ें मानता हूँ: प्लेसमेंट, नौकरी जो कॉर्पोरेट में जाए बंदा, सेकेंडली अपना काम शुरू करना चाहे, तीसरा वो रिसर्च करना चाहे या हायर एजुकेशन में जाना चाहे, और चौथा जो है, जो चीज़ आम करके विश्वविद्यालय नहीं ध्यान करते उस पे, वो ये है कि कोई आर्मी में जाना चाहे, एयरफोर्स में जाना चाहे, नेवी में जाना चाहे, आईएएस करना चाहे, आईपीएस करना चाहे, बैंक ऑफिसर बनना चाहे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने क्या किया जब चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बनाया, सबसे पहले एक विभाग स्थापित किया, डिपार्टमेंट ऑफ कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो उसका काम यही है कि जैसे ही बच्चा हमारे पास दाखिल होता है, हम उसको पूछते हैं कि भाई क्या बनना चाहते हो, उस हिसाब से फिर उसकी तैयारी करें। तो सर, ये एक नट शेल में सर, मेरे को तो बहुत, आपसे मुझे मालूम है आपकी फ़्लाइट का भी टाइम हो रहा है, आपको जाना भी है। उस यूनिवर्सिटी में क्यों दाखिला लेना चाहिए बच्चे को? पूरे हिंदुस्तान से निकल के आपके पास क्यों आना चाहिए? इसके बारे में 2 शब्दों में अगर आप बताएं। देखिए, जो बच्चे हैं उनको चाहिए क्या, पहले तो हम ये देखें कि माता पिता के तौर पे या एक विद्यार्थी के तौर पे हमें क्या चाहिए। हमें सबसे अच्छा, पहले अच्छा पाठ्यक्रम पढ़ाना चाहिए, हमें हमारे तरीके से पढ़ाना चाहिए, सुविधा होनी चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी के प्रति पूरी जानकारी होनी चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी से वाकफियत करानी चाहिए, और उसके बाद जो मैं डिग्री करूं, उसके बाद उसका जो मुझे फल मिलना चाहिए, जो उसके बारे में मुझे, जो जैसे मैंने कहा कि नौकरी चाहिए या रिसर्चर बनना चाहिए, वो सारी होनी चाहिए। तो हमने यही काम किया। हम ये कहते हैं कि बच्चे को उसकी योग्यता के हिसाब से, उसकी जो रुचि है उसके हिसाब से, पाठ्यक्रम तो सबके लिए सेम है, लेकिन हर बच्चे पे जो निजी थोड़ा ध्यान है वो दिया जाता है। बच्चों की जो कारगुज़ारी है उसका एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। उस हिसाब से बच्चे को बताया जाता है कि बेटा आपके लिए ये अच्छा है, ये करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर बच्चे की सारी एस्पिरेशंस को मीट किया जाए, तो और उसके माता-पिता जो चाहते हैं, जिसे ये है कि डिसिप्लिन सिखाया जाए,
बच्चों को लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए तैयार किया जाए। मैं आपको एक नटशल में बताता हूँ कि हम बच्चे को 2 चीज़ करते हैं। एक उसको एम्पावर करते हैं, एम्पावर विद व्हाटएवर इज़ अवेलेबल। हमारे पास बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो सब उसको सिखाते हैं। दूसरा जो काम है, वो बहुत कम विश्वविद्यालय करते हैं, वो उसको एनेबल करते हैं। एनेबल टू डी-लर्न एंड री-लर्न, कि सारी उम्र वो कुछ भी सीख सकता है। केवल डिग्री पे वो आधारित नहीं होगा, उसके अलावा उसका जो इतना विस्तृत दायरा बना देते हैं, उसकी सोच इतनी, जो उसका होराइज़न इतना बड़ा कर देते हैं कि वो बच्चा जो है कहीं भी सफल हो जाता है। तो इसी कारण से बच्चे जो है वो हमारे पास आते हैं। मेरे ख्याल से शिक्षाविद इकलौते होंगे जिन्होंने 178 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आपका योगदान रहा है। अब 198 हो गए। 190 अरे वाह, बधाई। मुझे याद है सर, पिछली बार जब हमने आपका इंटरव्यू लिया था तो 178 का फिगर था। डेफिनेटली आपके अनुभव का सब लोग लाभ ले रहे होंगे। सर, हमारी यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की अब मैं बात कर रहा हूँ, तो वो यूनिवर्सिटी आप दूसरी अलग यूनिवर्सिटी से कितनी भिन्न है? देखिए, ऐसा है कि कुछ अंतर हैं, कुछ अंतर हमने बनने दिए हैं। हमारे कुछ विश्वविद्यालय जो हैं, वो उतने फ़ोकस्ड नहीं हैं। वो उनका जो इंटरेस्ट है, वो बच्चों के, जैसे मैंने कहा, एस्पिरेशंस मीट करने का नहीं है। जबकि विदेशों में मेजॉरिटी, जो मैं वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, वो बच्चों की एस्पिरेशंस के हिसाब से चलती हैं। ये तो फ़र्क है। लेकिन जो बड़ा फ़र्क है तरुण जी, वो है टेक्नोलॉजी का। वहाँ पे वहाँ की जो सरकारें हैं, वो बहुत मदद करती हैं। वो यूनिवर्सिटीज़ टेक्नोलॉजी में हमारे से बहुत आगे हैं। अदरवाइज़ हमारी यूनिवर्सिटीज़ उनसे किसी तरह से कमज़ोर नहीं है। लेकिन मैं एक और आंकड़ा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसकी मुझे 2 तरह से खुशी है। एक, वो है क्यूएस रैंकिंग। क्यूएस रैंकिंग वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी को चुनती है, जिसमें क्यूएस वर्ल्ड में आमतौर पे हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड वगैरह फर्स्ट आती हैं। एक क्यूएस एशिया है, उसी का एशियन यूनिवर्सिटीज़ का। तो मुझे 2 चीज़ों की खुशी है। एक तो ये कि इस बार पहली बार भारत की 162 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो क्यूएस एशिया में आई हैं रैंकिंग में। चाइना से ज़्यादा हो गए हम। चाइना के विश्वविद्यालय हमारे से ज़्यादा हैं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज़ 162 आई हैं। तो इस बात की मैं सभी यूनिवर्सिटीज़ को बधाई देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि नई शिक्षा नीति का भी इस पे प्रभाव है। दूसरी खुशी इस बात की है कि उस हिसाब से हम भारत की प्राइवेट विश्वविद्यालयों में नंबर 1 यूनिवर्सिटी बन गए हैं। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय प्राइवेट विश्वविद्यालयों में सबसे नंबर 1 पे है क्यूएस एशिया रैंकिंग में। बहुत बहुत बधाई सर इस बात के लिए। सो इन दोनों चीज़ों की मुझे बहुत खुशी है। सर, आपने स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में कई शोध पत्र और कई आपकी किताबें प्रकाशित हुई हैं। सर, उसके बारे में मैं ज़रूर बताएं कि देखिए, स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा विषय है जो कि मैथमेटिक्स को एग्जैक्ट साइंस कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स जो है, जो बिहेवियरल साइंसेस हैं, जहाँ पे अप्रोक्सीमेशंस होती हैं, उसमें बहुत काम आती है। और मैं आपको बताता हूँ कि जितना बिग डेटा आज के युग में, जब 3-4 सब्जेक्ट चल रहे हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसमें बिग डेटा है, जिसमें आईओटी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये स्टैटिस्टिक्स पे आधारित है। तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स को काफ़ी ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है अब। और ये एक ऐसा विषय है जो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि इग्नोर हो रहा था। लेकिन अब ये इसका इस्तेमाल जो है, विशेष तौर पे जैसे साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, जहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, वहाँ पे अगर आपको स्टडी करना है, तो आपको स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस इस्तेमाल करना। और बायोस्टैटिक्स जो है वो व्हाट इज दैट? बायोस्टैटिक्स जो है, वो बायोलॉजी के साथ संबंधित है और उसमें सारा कुछ आ जाता है। मेडिकल साइंस में स्टैटिस्टिक्स कैसे यूज़ करते हैं। स्टैटिस्टिक्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी लाइफ का एक इंटरेस्टिंग किस्सा सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। हम लोगों को ये लगता है कि स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे लग सकता है, यहाँ पे नहीं लग सकता, इसके लिए रेलेवेंट है, इसके लिए नहीं। तो मेरे पास एक सज्जन आए, वो बहुत अच्छे लिटरेचर के बंदे थे। तो वो कहने लगे, मैं रिसर्च कर रहा हूँ किसी जगह पे और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो पुस्तक है, पोथी है, पंजाबी की थी, वो गुरु नानक साहब के बारे में, तो ये ओरिजिनल है कि नहीं? अब ये ऑथेंटिक है कि नहीं? तो क्योंकि अच्छा, मैंने कहा जी, भी इसका अब कैसे पता लगता है? तो उसने कहा कि जी, इसमें कुछ जो वर्ड होते हैं, कुछ लगा मात्रा होती हैं, जो मात्राएँ लगती हैं, उस वक़्त और थी, बाद में और थी। तो इसमें मिक्सचर है इस किताब में। तो मैंने कहा जी, मैं स्टैटिस्टिक्स से लगाऊँगा उसको। तो मैंने वो स्टैटिस्टिक्स से लगा के साबित कर दिया कि ये फेक है। और वो पहली बार था कि लिटरेचर में किसी ने स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया।
तो मेरा ये मानना है कि स्टैटिस्टिक्स हैज़ नो लिमिट्स, इट कैन बी अप्लाइड एनीवेयर, इट्स एप्लीकेबल एवरी। तो सर मैं यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लूँगा और ब्रेक के बाद बहुत सारी बातें करेंगे। एक जो कोविड आया था पूरे हिंदुस्तान को, वर्ल्ड में जिसने हिला दिया था, उस समय आप लोगों की क्या भूमिका थी यूनिवर्सिटी की, उसके बारे में बात करें। ब्रेक के बाद स्वागत है सर आपका। सर, जो कोविड के दौरान एक पूरा वर्ल्ड ही हिल हुला गया था, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था, उस समय आपके जो 40,000 छात्र हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के, बल्कि अब तो मेरे ख्याल से ज़्यादा होंगे, तो उस समय आपका और छात्रों का और गुरु लोगों का, गुरुजियों का किस तरह से कोऑर्डिनेशन रहा? और तरुण जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वैसे उस वक्त मेरे स्टूडेंट थोड़े कम थे इससे, अब ज़्यादा बढ़े हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि
जो विश्वविद्यालय है, जिस जिस मैं चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को किस लिए मैं समझता हूँ कि हम बाकियों से आगे हैं, कि हम टेक्नोलॉजी को शुरू से यूज़ कर रहे थे। हमने अपना ईआरपी सॉल्यूशन खुद बनाया, हम अपनी यूनिवर्सिटी अपने सॉफ्टवेयर से रन कर रहे हैं। हम पहले से ही जो पाठ्य सामग्री है, वो बच्चों को ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे थे, 2012 से ही जब यूनिवर्सिटी बनी। तो जैसे कोई अध्यापक जो पढ़ाएगा, जो सामग्री यूज़ करेगा ड्यूरिंग द सेमेस्टर, वो हम कहते थे कि इसका एक फ़ोल्डर बनाओ और बच्चों को पहले ही पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ाया जाएगा कल को। और उससे बच्चा तैयार होके आएगा। दूसरा, बच्चा अध्यापक को ये कह भी सकता है कि जी आपकी सामग्री सही नहीं है, मैंने देखा कहीं और जगह इससे बेहतर है। तो ये काम हम पहले से कर रहे थे। अब हुआ क्या कि जब कोविड आया, तो बहुत सारे जो लोग थे दे वर कॉट ऑन द रॉन्ग फुट, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, कि वो एकदम भगदड़ मच गई कि उनके पास तो कुछ था ही नहीं। लेकिन हमें फॉर्च्यूनेटली ये करना पड़ा कि हमने अध्यापकों को सिर्फ ये कहा कि भाई जो पहले आप करते थे, मटेरियल देते थे, अब जो आपका लेक्चर है उसको भी रिकॉर्ड करो। तो हमारे पास वो सुविधाएं पहले क्रिएट की हुई थी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि 15 दिन लगे होंगे। उसके बाद हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी। हमने अपना एलएमएस, उसको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, प्लेटफ़ॉर्म होता है, वो भी हमने अपना बना लिया। और मैं 2 चीज़ों की बहुत खुशी आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि कोविड के दौरान हमारे जो एडमिशन्स हैं, वो बढ़ी, हमारी प्लेसमेंट भी बढ़ी। कंपनियों ने ऑनलाइन प्लेसमेंट जारी रखी। जब वो फाइनल इंटरव्यू करते थे, तो वो कैंपस में आते थे या बच्चों को वहाँ बुला लेते थे विद ऑल द प्रिकॉशंस ऑफ कोविड। तो समूचे तौर पे अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, तो मेरी यूनिवर्सिटी ने उस समय ज़्यादा ग्रो किया। बजाय इसके कि जैसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में ग्रो नहीं हुए और प्लेसमेंट नहीं हुई, पढ़ाई प्रभावित हो गई। हमारा एग्ज़ाम या हमारी पढ़ाई, जैसे मैंने कहा, पहले 15 दिन को छोड़ के एक भी दिन प्रभावित नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि दूरंदेशिता जो है, मैं इसका जो श्रेय है अपने सारे साथियों को, मेरे जो माननीय चांसलर हैं सतनाम सिंह संधू जी, अभी राज्यसभा एमपी भी हैं, तो उन्होंने शुरू से ही हमें ये चीज़ जो थी उसको मान के चले कि हमें तकनीकी तौर पे सबसे आगे रहना है, समय से आगे चलना है। सर, अभी अपने डिस्कशन में प्रधानमंत्री जी की भी बात आई कि उनके सोच से, उनके विजन से हुआ। नई शिक्षा नीति भी आई है। क्या नई शिक्षा नीति का ही एक वजह है कि खूब सारी यूनिवर्सिटीज़ बढ़ती चली जा रही हैं और एडमिशन्स होते चले जा रहे हैं? बहुत सारा प्रभाव है जी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी खुद इसमें निजी दिलचस्पी रखते हैं। तो नई नीति की ना 2-3 चीज़ें मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं जो साथी सुन रहे हैं उनसे भी बात करना चाहता हूँ। ये एक क्रांतिकारी नीति है 3-4 पहलुओं से। पहला पहलू है स्कूली शिक्षा, और वो भी जो प्री स्कूल शिक्षा है, जिसमें एक तो ये कहा गया है कि 3 साल के बच्चे को हम स्कूल में ले आएँगे। दूसरी बात जो कही गई, जिसका मैं बहुत सालों से प्रचार करता रहा हूँ लेकिन कोई सुन नहीं रहा था, वो ये है कि बच्चे को पहले भाषाएँ सिखानी चाहिए। आज का बच्चा किसी भी एक भाषा में निपुण नहीं है, वो जानता है, निपुण नहीं है, अपनी मातृभाषा में भी निपुण नहीं है। तो अब ये कहा गया है कि पहले 5 साल बच्चे को 3 भाषाएँ पढ़ाई जाएँगी। उसमें एक उसकी मदर टंग होगी, जो मातृभाषा होती है, एक राष्ट्रीय भाषा होगी हिंदी, और तीसरी जो भी पढ़ना चाहे, अंग्रेज़ी हो सकती, फ्रेंच हो सकती, जो भी, वो भी पढ़े। और दूसरा जो इसमें कहा गया है, वो है कि 5 साल उसको केवल मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा। भारत जाना ही मैथमेटिक्स की वजह से जाता है। और आज का जो सच्चाई है, सत्य ये है कि जितने आप इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाएँ, फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा बच्चे मैथ में फ़ेल होते हैं, फिज़िक्स में फ़ेल होते हैं। क्यों? कि मैथ में कमज़ोर हो गए, मैथ को हमने इग्नोर कर दिया। तो इस शिक्षा नीति से हमारा जो भविष्य है, वो एकदम क्रांतिकारी होने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है स्कूलों से। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो भी व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व और उसका जो सोच है, वो स्कूल में बन जाती है। एक ढांचा बन जाता है, उसको बाद में पॉलिश कर सकते हैं आप, उसको दोबारा से नहीं बना सकते। तो स्कूली शिक्षा पे बहुत सारा ध्यान दिया गया है, और मैं ये आशा भी करता हूँ, अभी हुआ नहीं है कि सब जगह ये लागू हो गया हो, लेकिन स्कूली शिक्षा का जो चैप्टर है, जो प्रावधान है नई शिक्षा नीति में, अगर वो लग जाएँगे, तो उससे बहुत प्रभाव होने वाला है। दूसरा ये है
कि जो उच्च शिक्षा है उसमें विद्यार्थी केंद्रित काम करने का जो प्रावधान है वो क्रांतिकारी है। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में दावे से कह सकता हूँ कि हम अपने आप को स्टूडेंट सेंट्रिक यूनिवर्सिटी बोलते हैं। वी से वी आर ए न्यू एज टेक्नोलॉजी ड्रिवन और इनोवेशन ओरिएंटेड स्टूडेंट सेंट्रिक यूनिवर्सिटी। तो यही जो है वो नई शिक्षा नीति का प्रावधान है और मुझे विश्वास है कि ये जो नई नीति है ये बहुत अच्छा काम करने वाली है। हमारे जो शिक्षा का भविष्य है बहुत सुनहरा होने वाला है। रिसेंटली एक आपकी स्कीम लॉन्च हुई है जिसमें आपने बच्चों को, आप स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं। हाँ, वो ऐसा है जी कि हमारा ये मानना है कि जो होनहार बच्चे हैं वो किसी भी वजह से वंचित नहीं रहने चाहिए क्वालिटी एजुकेशन से। हम अपने आप को मानते हैं कि हम क्वालिटी एजुकेशन देते हैं तो हमारे पास आने चाहिए। तो उसके लिए हम इस साल 210 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप दे रहे हैं। सिंपल तरीका है, हमारी वेबसाइट पे जाके CUCET है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसको क्लिक करेंगे तो आपको अपनी मर्जी का दिन, मर्जी का समय चुन के अपने घर में बैठ के कैमरे वाला लैपटॉप लेके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर आपके 90% से ज़्यादा अंक आते हैं तो आप 100% स्कॉलरशिप ले सकते हैं। और ये जो राशि है बढ़ाई भी जा सकती है अगर हमें बहुत होनहार बच्चे मिलेंगे। इसमें माता-पिता की आमदन का कोई हिसाब नहीं रखा गया, ना बच्चे के +2 के अंकों का कोई हिसाब रखा गया। केवल हमारे टेस्ट के आधार पे हम ये स्कॉलरशिप देंगे और मेरी आशा है कि बहुत सारे बच्चे इसका लाभ उठाएँगे। लगभग सभी पहलुओं पे तो आपका ज्ञान प्राप्त करना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि समय की कमी है। अगली बार हम फिर बैठेंगे और जाते-जाते सर, आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के नौजवानों को, बच्चों को, चाहे वो स्कूल का है, चाहे वो कॉलेज का है, मेरा सिर्फ उनको ये संदेश है कि समय को प्लान करें। टाइम मैनेजमेंट इज़ द की टू सक्सेस। अब हर बच्चे के पास, हर व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं। भगवान बहुत मेहरबान है, उसने 24 घंटे दिए हैं। हम 8 घंटे सोने के लिए निकाल दें, 2 घंटे दिनचर्या के लिए निकाल दें, 10 घंटे हो गए। बच्चा 6 घंटे अपने स्कूल कॉलेज में बिताता है, 16 घंटे हो गए। 2 घंटे हम उसको जो स्टूपिड मोबाइल, जिसको मैं स्टूपिड बोलता हूँ, इस पे लगा ले, वो भी लगा ले, तो 6 घंटे बचते हैं। अब जिस बच्चे ने इन 6 घंटों का टाइम टेबल बना लिया, अब देखिए कितनी विचित्र बात है कि जब से हम स्कूल पैदा होते हैं, स्कूल में जाते हैं, प्राइमरी स्कूल, प्री स्कूल, प्री नर्सरी स्कूल, तो भी टाइम टेबल होता है। 1 घंटा खेलने का, 1 घंटा खाने का, 1 घंटा सोने का, 1 घंटा पढ़ने का। लेकिन बाद में जब हम बड़े होते हैं हमारा टाइम टेबल ही नहीं। स्कूल में टाइम टेबल है, कॉलेज में टाइम टेबल है, लेकिन व्यक्ति के अपने जीवन में कोई टाइम टेबल नहीं। ना सोने का, खाने का, ना पढ़ने का। तो बच्चों को कम से कम जब तक वो अपना वो उद्देश्य, लक्ष्य प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक 24 घंटे का टाइम टेबल बनाना चाहिए। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आप रखो 2 घंटे की, जो मैंने बीच में छोड़े हैं, जो स्टूपिड चीज़ें करने के लिए। लेकिन 6 घंटे का उनका एक सॉलिड टाइम टेबल होना चाहिए और अपना विश्लेषण करो, सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। हर बच्चे को पता होना चाहिए कि मेरी क्या कमियां हैं, क्या मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, और जो स्ट्रेंथ्स है उनको फर्दर कंसोलिडेट करो, जो वीकनेसेस है उनको आप छुटकारा पाओ, क्योंकि वीकनेसेस जो हैं दे आर लाइक ए बर्डन। तो जब आप भार उठाते हो तो आप चल भी नहीं सकते और जीवन में तो भागना पड़ता है। तो मेरा ये संदेश है, अगर ये आप मेरा संदेश मानते हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत आपको किसी भी चीज़ से वंचित नहीं कर सकती है। यू विल ऑलवेज बी एट द टॉप। डॉक्टर बावा, आप आए, आपने समय निकाला और हमारे दूरदर्शन के दर्शक जो पूरे हिंदुस्तान में और ग्लोबली देख रहे हैं, और बताते हुए बहुत खुशी है सर कि प्रसार भारती अब OTT पे आ गया, तो हमारे सारे दर्शक अब इस प्रोग्राम को अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त।